लेकिन हम तमाम सारे लोग खुशनसीब भी हैं, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। हमने 47 नहीं देखा, हमें नहीं पता, लेकिन 47 कैसे हुआ होगा वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और पूरी ताकत से 47 ना हो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप और आपके बच्चे आपको किन भाषा में और किन शब्दों में आपके जाने के बाद कहें, उनको आपके ऊपर गर्व हो या आपके ऊपर शर्म हो। इसलिए अपनी अपनी भूमिका को आप बिना किसी कोई बड़ा किए हुए छोटी छोटी भूमिकाओं को निभा सकते हैं, और ऐसे ही लोगों में नाम है अभय मराठे जी का। मैंने आपका नाम मराठे जी बहुत बार लिया, आप इसी राज्य के रहने वाले हैं। क्या मेरी ये दरखास्त मानेंगे कि आप 1 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाएं? ये राष्ट्रीय दिन दर्शिका के नाम से है। इसको मैं जितनी बार देखता हूं मुझे लगता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। इसलिए इस कैलेंडर को आप देखेंगे, इसी के अंदर इन्होंने ऐसी चीज़ें छाप दी हैं कि जब आपके बच्चे पूछेंगे सवाल, जब वो बच्चे पूछें तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा, और आप जब आपको जवाब देंगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी वजह थी जो हमसे छुपाई गई, जो आपको बताई नहीं गई। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, वो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप देख लें, क्योंकि मेरे कहने नहीं कहने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वो चित्र हैं जो भारत के पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे छपे हुए थे। पूरे 22 नहीं हैं, कुछ छापे हैं। इसलिए जब जब आपके घर में इस कैलेंडर को लोग देखेंगे तो आपने भारत की पहचान के रूप में इस देश में कुछ लुटेरों को, उनकी सत्ता में जो लोग थे, उस लुटेरी फैमिली के एक आदमी के ताजमहल को आपने भारत की पहचान बनाया, और पिछले 70 सालों से आपने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को दिया। वो ताजमहल, उसकी हकीकत क्या है इसे लिखने की जुर्रत नहीं है। मराठे साहब ने उसकी हिस्ट्री इसमें लिखी है और तस्वीर भी छापी है। इसलिए मैं चाहता था कि मराठे जी एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत समय लंबा नहीं है। आने वाली जनरेशन इस चैलेंज को ले, लोग सिर्फ इसको ले लेंगे, इतने से ही काम हो जाएगा। मेरे 3-4 साथी जो दिल्ली में हैं, जो ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है इस आदेश के साथ कि मराठे जी आपको मिले तो आप उनको भरोसा दीजिए कि इस कैलेंडर का भविष्य में जो भी पब्लिकेशन की कॉस्ट आएगी सारी ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन वहन करेगा। लेकिन इस कैलेंडर को एक आंदोलन का रूप देना है, घर घर पहुंचाना है। यह कॉमर्शियल वेंचर नहीं है, इसमें 80 साल की उम्र तक इनका खून पसीना है। थैंक यू वेरी मच मराठे जी, थैंक यू। मैं आपको आज एक नई बात बताने जा रहा हूं। भारत आजाद हुआ 1947 को। यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूं, यह बताई नहीं गई किसी को। कैसे कैसी चीजें आपसे छुपाई गई हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत के गृह मंत्री ने एक टेलीग्राम किया।
देश के एक बहुत बड़े नामी ग्रामी शास्त्रीय संगीत के महान विभूति को एक टेलीग्राम किया और उस टेलीग्राम में उन्होंने कहा 14 अगस्त को कर रहे हैं, वो किसी के माध्यम से भेजा और यह कहा कि यानी कल यानी 15 अगस्त को नेक्स्ट डे अर्धरात्रि को भारत के आजादी की घोषणा होगी, संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। यह रेफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूं, उस वक्त भी उन परिस्थितियों में जहां बड़े सारे दबाव थे, जहां बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते थे, उसके बीच में अगर वही विल हो जो राज्यसभा में 35 के लिए थी, उन लोगों ने कैसे उन कामों को खामोशी से कर दिया। सरदार पटेल ने टेलीग्राम भेजा, जिनको भेजा उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत के उस महान आदमी को देखिए, वो किसी राजनीति में नहीं था। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं 22 लाइनों का 9 मिनट का पूरे वंदे मातरम गाऊंगा, तभी आऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। एक चार्टर्ड प्लेन गया मद्रास से, उनको लेके आया और उन्होंने 9 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाया। उस महान आदमी का नाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। अगर वो संगीतकार भी थे तो जब उनको मौका मिला संगीत बजाने का, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति ज्यादा महत्व दिया, अपने गाने बजाने पे नहीं दिया। अब कह सकते हैं कि एक संगीतकार ने इतना बड़ा, अरे भाई राष्ट्र अगर उसके सामने था तो वो संगीत का भी इस्तेमाल कर सकता था। और एक ऐसे वक्त पे शर्त रखी, सरकार ने मांगनी, वो आए, बजाया, बाद में उनको बहुत सारा सम्मान मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने, सरदार ने अपने टेलीग्राम के बाद जो उनसे बातचीत हुई, उस पेन को समझिए। और अभी एक किताब आई है कला संगम, बड़ी रिसर्च करके लिखी गई है। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, नागपुर के रहने वाले हैं। इस कला संगम की किताब के पेज नंबर 42 पे यह घटना वर्णित है, तथ्यों के साथ है। सरदार पटेल से उन्होंने कहा खंडित भारत में, सरदार पटेल ने कहा हां, खंडित भारत में आपको पूरा वंदे मातरम गाना है। मेरा इतना कहना है, देश खंडित कर दिया था आपने, किन मजबूरियों के किया वो सबको पता है। लेकिन आजाद भारत की पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम बजा। लेकिन बौने लोगों ने, इसके बाद की घटना सुनिए आप, ये जो आज बात कही जा रही है उस रेफरेंस में कहना चाहता हूं। जब ये बजा, सौरभ भाई, मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड और तमाम वो लोग जिनको भारत के इतिहास में एक महान मुसलमान बताया गया है, ये सब खड़े हो गए। आप शकीकुल रहमान बर्क नाम का एक समाजवादी पार्टी का एमपी है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के संबल से खड़ा होकर जीत के आता है। वो जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम बजता है तो वो उठ के चले जाता है। आपने उसको उठते हुए देखा है। मेरा सवाल यह है कि जो भारत बट गया था, जिना की सोच के लोग चले गए थे, यहां जो महान सोच के लोग रह गए थे, ये जिना से ज्यादा खतरनाक थे। आपको पहचानने में आपने गलती की, इसलिए अगर सही समय पे सही बात पहचानी होती तो आज शाहीन बाग पैदा नहीं होता। मौलाना आजाद के अंडर में कमेटी बनी और यह माहौल क्रिएट किया गया कि इस वंदे मातरम के अंदर देवियों का जिक्र है, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा इसको हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। यह जब की बात है जब आपने मजहब के नाम पे एक देश मांग लिया था। उनको कोई शर्म और कोई डर नहीं था, क्योंकि जाने वाले जा चुके थे।